हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शिखा सिंह। ठीक है, मैं अभी कॉमर्स ऑप्शनल के लिए एंड एफएओ ऑप्शनल वालों के लिए एक सीरीज ले रही हूँ जो उनके मेंस में हेल्प करेगा। अभी तक हमने देखा है कि यहाँ सेक्शन 2 से हमने नेचर ऑफ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, जहाँ पे हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस क्या है, एंड बहुत सारे उसमें थ्योरीज थे। ठीक है, फिर उसके बाद आज हमारा टारगेट रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल, प्राइमरी सेकेंडरी सिंगल गोल डिस्प्लेसमेंट है। आज यहाँ तक कवर हो जाएगा एंड उसके बाद वाले क्लास में मैं फॉर्मल ये वाला स्ट्रक्चर कवर करूंगी। और अगर अभी आप देखो तो सेक्शन 1 से मैंने कवर किए हैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज यहाँ पे कैपिटल बजटिंग रूल्स ऑफ थंब। ठीक है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, इनकॉर्पोरेटिंग अनसर्टेनिटी इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड ऑप्टिमल। अब यहाँ पे अब दूसरे क्लास में तीसरे क्लास में मैं यहाँ पे करूंगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमने कैपिटल बजटिंग में बहुत सारा देख लिया, रिस्क एनालिसिस भी देख लिया एंड मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग भी देख लिया। नाउ लेट्स टुडे बिगिन आवर क्लास विद दिस ऑर्गेनाइजेशन गोल और जो भी उसमें अंदर दिए हुए हैं, जैसे सिंगल मल्टीपल गोल है। ठीक है, लेट्स बिगिन आवर क्लास। तो आज है हमारा डे 3 एंड हम डील कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या होता है? अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों सेटअप की गई है, व्हाट इट इज मोटिव। अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेटअप होता है तो उसका बेसिक मकसद क्या होता है? एजुकेशन प्रोवाइड करना। सो दैट इज द गोल। वो उसका लाइट हाउस होता है, वो उसको गाइड करता है कि दैट इज द मोटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट मोटिव होता है, तो दैट इज द कोर गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट इज द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ए, ठीक है, अमिटाई एड्जियोनी की बात करें तो वो कहते हैं, अगर जो एफएओ ये लिख रहे हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्शनल लिख रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, आप जाके मेरे चैनल पे मेरे कॉपीज देख लेना, वहां पे मतलब ये कोट करना थिंकर्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप रट लो। कोई कोई है, जैसे कि अगर आप हम एज अ सिस्टम की बात करते हैं तो वहां बर्नार्ड है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हर्बर्ट साइमन है, अगर प्रोसेस की बात करते हैं तो जॉर्ज टेरी है। तो आपको एक एक थिंकर्स ना याद रखना होगा कि दिस थिंकर्स हैव सेड दिस थिंग। ठीक है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए आप एक नाम तो जरूर याद रख लो, दैट इज ए एट जियोनी। ठीक है, जोनी। ठीक है, एट जोनी, आई डोंट नो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है कि मैं, लेकिन बट ऐसे ही याद रखती हूँ कि एट जियोनी इसका नाम है। वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को डिफाइन करता है। ये आप लिख सकते हो, लेकिन इसका ये है डिजायर स्टेट ऑफ अफेयर्स विच ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू रियलाइज। यूटिलिटी और रैशनल क्या है ऑर्गेनाइजेशनल गोल का? अगर हम देखें तो लेजिटिमेसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, वो लेजिटिमेसी प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन, वो क्यों है। ठीक है, डायरेक्शन देता है कि हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कहाँ से जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस है, हमने सेट किया ये गोल, क्या हम अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कहीं ना कहीं उस बेसिस पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड मोटिवेशन, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक गोल दिया गया है, आप जब अचीव करते हो तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेट करते हो। ठीक है, तो ए एड्जियोनी के जगह पे एक ग्लुक भी है, विलियम एफ ग्लुक, वो भी कहते हैं कि गोल पर्पस क्या है, 3 पर्पस है। ठीक है, आप ऐसे ट्रायंगल में भी इसको ड्रॉ कर सकते हो और लिख सकते हो कि विलियम एफ ग्लूक का मॉडल क्या है गोल का। तो वो डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन को, जस्टिफाई करता है उसके एग्जिस्टेंस को एंड स्टैब्लिश स्टैंडर्ड टू इवैल्यूएट। तो ये जो विलियम एफ ग्लूक का है, ये पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल है। ठीक है, फीचर्स क्या क्या है, वही है, इट इज अ डिजायर्ड स्टेट। जो यहाँ पे रैशनल यूटिलिटी है ना, वो कहीं ना कहीं यहीं पे आ जाता है। फ्लो ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्सेज इज डिटरमाइन गोल। गोल क्या करता है कि आपका रिसोर्सेज कहाँ जाएगा, पैसे कहाँ जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ जाएगा, बीट पैसे या ह्यूमन, वो किस तरफ काम करेंगे, दैट इज डिफाइंड बाय योर गोल। लिमिटेशन क्या क्या हो सकती है एक गोल की? ठीक है, डिपेंडेंट अपॉन द रिसोर्सेज अवेलेबल। अब हो सकता है मैं गोल तो बहुत बड़ा अचीव करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, पैसे नहीं है। अब सपोजिटली मैं बिजनेस खड़ा करना चाहती हूँ कि चलो ठीक है, मैं एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे पास वो कैपिटल ही नहीं है कि मैं फूड प्रोसेसिंग का ये खरीद सकूं, पैसे मतलब मशीन खरीद सकूं। तो कहीं ना कहीं वो लिमिटेशन होता है। मेक वर्किंग रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। कभी कभी क्या होता है ना, गोल्स ना आपके बहुत ही रिजिड हो जाते हैं एंड इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि नहीं भाई, मेरे को तो प्रॉफिट कमाना ही है। क्योंकि अगर आप देखो इनिशियल पीरियड में आपका लॉस जाता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे थोड़ा टाइम लगता है ब्रेक इवन पॉइंट में। ब्रेक इवन पॉइंट वहां है जहां जितना आप कॉस्ट इन्वेस्ट किए हो और प्रॉफिट कमाए हो वो इक्वल हो जाता है, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। फिर गोल सेटिंग इज अ प्रॉब्लमेटिक एक्सरसाइज। ऐसा नहीं है कि गोल हम गए, हम बोले प्रॉफिट कमाएंगे, हम सेट कर दिए। मेरे साथ बहुत स्टेक होल्डर हो सकते हैं, मेरे बहुत सारे पार्टनर्स हो सकते हैं, उनका गोल कुछ अलग हो सकता है। उनका हो सकता है कि प्रॉफिट तो कमाना ही है, प्लस हमारा भी कुछ फायदा हो। तो इसे ना
गोल सेटिंग बिकम्स अ प्रॉब्लमैटिक इफेक्ट। मैं तो ये बहुत छोटे टर्म्स में बता रही हूँ। अब अगर आप बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का सोचोगे तो वहां पे बहुत शेयर होल्डर होते हैं, वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, बाहर गवर्नमेंट होती है, तो कहीं ना कहीं गोल सेटिंग एक प्रॉब्लमैटिक या कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। गोल में हैव डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट हो जाता है। हम बाद में पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है कि भाई गोल जो होता है, गोल सक्सेशन होता है, गोल डिस्प्लेसमेंट होता है, गोल डिस्टॉर्शन होता है, गोल एक्सपेंशन होता है। तो दीज आर द डिफिकल्ट थिंग्स। गोल में बिकम सर्वेंट इंस्ट्रूमेंट व्हेन मैनेजर हैज ग्रेटर डिस्क्रिशन। देखो, अब जैसे कि आप गोल डिस्टॉर्शन की बात करते हैं, ये उसी की बात कर रहे हैं कि कभी कभी क्या है ना कि हम गोल से भटक जाते हैं। अब जैसे एक मैं एग्जांपल देती हूँ, एक क्लासिकल एग्जांपल है कि एक ट्रैफिक पुलिस है, उसको क्या किस लिए रखा गया वहां, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए। लेकिन वो क्या करने लगता है कि वो ट्रैफिक रूल्स जो तोड़ रहे हैं ना, उससे पैसे लेने लगता है। किस लिए? कि हम कंप्लायंस कराए रूल से, लेकिन वो तोड़ दिया है तो वो अपने पॉकेट में पैसे रख के क्या करता है, यहाँ पे हमारा इंडिविजुअल गोल बिकम्स ग्रेटर देन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये गवर्नमेंट के लिए वो पैसा रेवेन्यू जनरेट करना था, वो अपने लिए करने लगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये उल्टा हो गया। ठीक है, इंडिविजुअल गोल को प्रेफरेंस दे दिया गया। ठीक है, तो ओवरकम कैसे किया जा सकता है? ऑप्टिमल गोल रादर देन मैक्सिमम गोल। एक फिक्स नहीं रखना चाहिए, फ्लेक्सिबल मॉडल रखना चाहिए, पीपल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर आप बना रहे हो गोल तो उसमें अगर पीपल पार्टिसिपेशन हो तो बहुत ही अच्छा, मतलब वो गोल अचीव हो सकता है। हम बाद में पढ़ेंगे कि सिंगल गोल और मल्टीपल गोल में क्या डिफरेंस है, व्हाई मल्टीपल गोल इज इंपॉर्टेंट या बेटर देन सिंगल गोल। ठीक है, केयरफुल डेवलपमेंट हो, एंड वर्सेस मीन चेंज है। एंड वर्सेस मीन चेंज भी हम पढ़ेंगे, वो रॉबर्ट माइकल का एक थ्योरी है। ठीक है, फिर उसके बाद टाइमली रिव्यू करेंगे। ऐसा नहीं है, गोल ना चेंज भी होना चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि एप्पल और नोकिया का एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है। एप्पल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ अपना चेंज किया, इसीलिए आज सर्वाइव किया, नोकिया नहीं कर पाया। ठीक है, इसीलिए वो आज नहीं है मार्केट में। तो कहीं ना कहीं जब गोल होता है उसे आपको चेंज करना पड़ता है, गिवन द टाइम एंड द स्पेस। ठीक है, फिर उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन करनी होती है, एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए कि ऊपर से नीचे तक कैसे इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रही है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद है गोल डिफरेंट प्रकार के होते हैं। ठीक है, गोल इकोनॉमिक गोल भी हो सकते हैं, नॉन इकोनॉमिक गोल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है, थोड़े दिमाग में आप रख लेना। तो अगर एग्जाम में आए कि दिस इज विच टाइप ऑफ गोल, या ऐसे बोलेगा कि ये गोल किस इकोनॉमिक गोल में आता है, तो आप वैसे कर लेना। तो गोल डिफरेंट प्रकार के होते हैं। इकोनॉमिक गोल हो सकता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना हो सकता है, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, कस्टमर क्रिएशन हो सकता है, इनोवेशन हो सकता है। ये थोड़ा कस्टमर क्रिएशन इनोवेशन पे आप ज्यादा ध्यान देना, आपको ये लगेगा नॉन इकोनॉमिक है, बट नो, इट्स अ इकोनॉमिक गोल। ठीक है, फिर नॉन इकोनॉमिक में क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, सोशल हो सकता है, नेशनलिस्ट हो सकता है। अब देखते हैं ऑर्गेनिक में क्या हो सकता है। सर्वाइवल हो सकता है कि नहीं भाई हमें तो सर्वाइव करना है मार्केट में। ग्रोथ हो सकता है, गुडविल हो सकता है, रिसोर्सेज पे कंट्रोल करना हो सकता है। ठीक है, ह्यूमन के लिए क्या हो सकता है? यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर होता है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होता है, पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट होता है, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन होता है। सोशल क्या हो सकता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो सकता है। यहाँ पे कस्टमर क्रिएशन की बात हो रही है, इट मीन सेल्स को एनहांस करने की बात हो रही है। यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन की यहाँ क्वांटिटेटिव हो रही है, यहाँ पे क्वालिटेटिव हो रही है। ठीक है, ये डिफरेंस समझो। रिमूवल ऑफ सोशल प्रॉब्लम है, जैसे सीएसआर है। ठीक है, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो हमने कैपिटल बजटिंग में पढ़ा था। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, एंटी प्रॉफिटेरिंग है। अगर आपको पता है नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग एक बॉडी है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना हो सकता है। टाटा इसके लिए बहुत ही फेमस है क्योंकि वो बहुत ही पीपल को ख्याल रखता है, तो इसीलिए वो थोड़ा सोशल एस्पेक्ट भी कंसिडर करता है। नेशनलिस्ट क्या हो सकता है? एक्सप्लोर सरप्लस करना है। ठीक है, कंट्रीब्यूट टू R&D होता है, इंक्रीज इन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हो सकता है। तो ठीक है, तो नॉन इकोनॉमिक में बेसिकली ना बहुत ज्यादा टैंजिबल नहीं है, आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, उसको बस देख सकते हो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल कैन बी इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक में ऑर्गेनिक, ह्यूमन, सोशल एंड नेशनलिस्ट। सिग्निफिकेंस या फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल वही है, रिफ्लेक्शन ऑफ द रीजन व्हाई दैट ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, लेजिटिमेसी, लीगल, मॉरल, इक्विटेबल बेसिस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट है, डायरेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, किस डायरेक्शन में आपका ह्यूमन रिसोर्स या पैसे फ्लो करेंगे, कोऑर्डिनेशन है, मोटिवेशन है, बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड सोर्स ऑफ कंट्रोल भी है। कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन गोल आपका सोर्स ऑफ कंट्रोल भी है। जब हम EMC पढ़ेंगे, दैट इज एंड वर्सेस मीन चेन पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं गोल ना टॉप मैनेजमेंट से लो मैनेजमेंट में फ्लो करती है, तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोल को भी दर्शाती है। ठीक है, एज पर लुटान एंड यू, गोल enables the worker to determine how to translate effort into successful स्टोरी। ठीक है, ये लुटान से, ये मैंने बस ऐसी कोड के लिए दे दिया, जो थ्योरेटिकल पेपर में लिखेंगे, FAO में लिखेंगे, वो उनके लिए ये फायदेमंद होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लेते हैं फीचर्स ऑफ गुड गोल। फीचर्स ऑफ गुड गोल में हम देखे थे तो स्पेसिफिक एंड मेजरेबल होना चाहिए,
रियल एंड ऑपरेशनल होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जहां पे हम स्मार्ट एक पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, फिर उसके बाद टाइमली होना चाहिए। ठीक है, तो ये एमबीओ बाय ऑब्जेक्टिव में जब पढ़ेंगे तो ये स्मार्ट एनालिसिस पढ़ेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ गोल क्या है? तो इसके दो एस्पेक्ट है। पहले जो था ना ट्रेडिशनल व्यू था, ट्रेडिशनल व्यू को हम टॉप डाउन मॉडल भी बोलते हैं या रैशनल मॉडल भी बोलते हैं। एंड मॉडर्न अप्रोच को हम बिहेवियरल भी बोलते हैं और इसे कानेगी मॉडल बोलते हैं। एक्चुअली मुझे भी ये नहीं पता था प्रोनाउंसिएशन, इसीलिए मैं यहाँ हिंदी में लिखी हूँ। इसे कानेगी मॉडल बोलते हैं जो कि मॉडर्न अप्रोच है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में ये होता था ना, वो सोचते थे कि भाई जो टॉप पे बैठे हुए हैं ना वो एकदम पूरे रैशनल आदमी हैं, वो सारे अल्टरनेटिव जानते हैं, सारे अल्टरनेटिव के कॉन्सिक्वेंसेस भी जानते हैं और वो जो करेंगे वो बेस्ट करेंगे। दैट वाज द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो यहाँ आके हम देखते हैं टॉप मैनेजमेंट डिटरमाइंस ऑल द गोल। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट नोज एवरीथिंग, टॉप मैनेजमेंट कैन डिटरमाइन व्हाट इज बेस्ट एंड मोस्ट बेनिफिशियल, ये भी जानते हैं, बेस्ड ऑन कंप्लीट रैशनैलिटी, इसीलिए रैशनल मॉडल है। वो कहा जाता है कि टॉप मैनेजमेंट पूरे रैशनल थे, वो सारे अल्टरनेटिव जानते हैं, सारे अल्टरनेटिव की कॉन्सिक्वेंसेज भी जानते हैं और वो जो करेंगे बेस्ट करेंगे। दैट वाज द ट्रेडिशनल व्यू। आपका इसका लिमिटेशन तो पता ही है कि भाई एक ह्यूमन है एंड ह्यूमन का कुछ तो लिमिटेशन होता है। आप सारे अल्टरनेटिव नहीं जान सकते हो, आप उसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं जान सकते हो। डिफरेंस बिटवीन स्टेटेड एंड ऑपरेशनल गोल वर्कल, अब वो गोल तो बना दिया लेकिन जब रियल ग्राउंड पे आप इंप्लीमेंट करने जाते हो तो वहां पे डिफरेंस अराइज होती है। इवन आप जब पढ़ाई के लिए भी गोल बनाते हो कि आज मैं ये पढ़ूंगा, लेकिन आप जब इंप्लीमेंट करने जाते हो तो काफी सारी डिफिकल्टी आती है, सिमिलर विद द ट्रेडिशनल व्यू। अब आते हैं मॉडर्न। मॉडर्न जो है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ गोल में, वहां पे दो दो है। एक बाउंडेड रैशनैलिटी बाय साइमन, हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन क्या बोले थे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डिसीजन मेकर, जहां पे डिसीजन मेकिंग हर स्ट्रक्चर पे हो रही है। इसीलिए हर्बर्ट साइमन ने बाउंडेड रैशनैलिटी का एक कॉन्सेप्ट दिया। दूसरा है कोरिलेशन हाइपोथेसिस, ये सर्ट एंड मार्च ने दिया था, ये साइट एंड मार्च ने दिया था। ठीक है, तो ये इसे कार्नेगी मॉडल भी बोलते हैं, मॉडल मॉडर्न थ्योरी ऑफ ये भी बोलते हैं। तो अब आते हैं हम डिफरेंस देख लेते हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। रैशनल या ट्रेडिशनल या कार्नेगी मॉडर्न या बिहेवियर, इसको जो भी बोलो, फुल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, डिसीजन मेकिंग इज कॉस्टलेस। ये लोग सोचते थे कि डिसीजन बनाना तो कोई ये नहीं है, बट यहाँ पे जो मॉडर्न अप्रोच है वो कहता है कि नहीं, डिसीजन मेकिंग इज अ कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि आप एक्सपर्ट को बैठाओगे, आप रिसर्च करोगे तब जाके डिसीजन लोगे ना, इसीलिए ये कॉस्टली अफेयर्स है। डिसीजन इज वैल्यू फ्री, सेम चीज है लेकिन वो थोड़ा सा ये है, डिसीजन अफेक्टेड बाय डिसीजन मेकर का एक्सपर्टीज क्या है, उसका कितना एक्सपोजर है, उसका कुछ बायस है, इससे इफेक्ट होता है। फुल रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी एंड अल्टरनेटिव जनरेटेड, मतलब ये बोलते हैं ना टॉप मैनेजमेंट सारे अल्टरनेटिव जानते हैं एंड सबके कॉन्सिक्वेंसेज भी जानते हैं, यहाँ पे लिमिटेड रेंज है। सॉल्यूशन इज चोजन यूनानिमसली, वो वही बोलते हैं ना टॉप डाउन अप्रोच है, तो वो बोलते हैं जो भी गोल है वो सब यूनानिमसली एक्सेप्ट करता है, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं यूनानिमसली नहीं है, देयर आर बार्गेनिंग होता है, नेगोशिएशन होता है, तब जाके एक गोल निकलती है। सॉल्यूशन चोजन अप बेस्ट, यहाँ पे बोलता है कि भाई जो टॉप मैनेजमेंट कर लिया वो बेस्ट है, बट यहाँ सॉल्यूशन चोजन आर सेटिस्फैक्टरी, मतलब ठीक है पूरा बेस्ट तो नहीं है लेकिन ऐसा है कि ऑर्गेनाइजेशन चल जाएगा, इट इज अ सेटिस्फैक्टरी। अब आते हैं हम बाउंडेड रैशनैलिटी कॉन्सेप्ट गिवन बाय द हर्बर्ट साइमन। ये बोलते हैं ना कि देखो जो भी एक आदमी है वो पूरे तरीके से कुछ भी चीज नहीं जान सकता है, बी टॉप मैनेजमेंट या ग्रुप ऑफ पीपल जो भी है पूरे तरीके से नहीं जानता, उसके अंदर कुछ बायसेस होगी, उसके कुछ लिमिटेशन होंगे, तो दैट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी। वो पूरा एक कॉन्सेप्ट मतलब मैक्सिमम गोल तो ऐसा नहीं बना सकता, बट इट सेटिस्फाइंग या एक सेटिस्फाइंग गोल तो बना ही सकता है या डिसीजन तो बना ही सकता है। तो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट ये है ना कि ह्यूमंस आर बाउंडेड, उनकी रैशनैलिटी है ना जो बाउंडेड है, जो ट्रेडिशनल में क्या बोलते थे कि वो पूरे रैशनल है। ठीक है, डिस्काउंटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑप्टिमम डिसीजन, टोटल रैशनैलिटी को तो उन्होंने मतलब कैंसिल आउट ही कर दिया, क्योंकि सॉरी, क्योंकि वो बोले ऑल अल्टरनेटिव्स तो जाना ही नहीं जा सकता, यूटिलिटी वैल्यू ऑफ ऑल अल्टरनेटिव्स भी नहीं जाना सकता, हैव ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, कहीं ना कहीं सारे प्रेफरेंस होते हैं। तो साइमन एडवोकेट्स satisfying decision means choices of course of action which is satisfactory at least good enough। ह्यूमन बिहेवियर ना टोटली रैशनल है ना टोटली इरेशनल है। ठीक है, सर्टेन फैक्टर टेंड्स टू अडॉप्ट मिडिल पाथ, वही बोलते हैं कि ना तो एक आदमी पूरा रैशनल है ना इरेशनल है, वो बाउंडेड रैशनैलिटी है। ठीक है, बाउंडेड रैशनैलिटी क्यों है, देयर आर सर्टेन रीजन क्यों है ये बाउंडेड रैशनैलिटी, देयर इज रेजिस्टेंस टू चेंज, स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं हम भी, है ना, अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते हैं।
डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है। अब बाद में जब हम कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो देयर आर टू टाइप्स कॉन्फ्लिक्ट, एक फंक्शनल एस्पेक्ट भी होता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव वैल्यू बढ़ाता है, डिसफंक्शनल भी होता है, हो सकता है प्रोडक्शन रिड्यूस कर दे, तो देयर आर टू एस्पेक्ट टू द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद पर्सनल वैल्यू हो सकता है, ठीक है, कोई सोचता है कि भाई करप्शन करना है, मुझे तो अपना पैसा एंड मास करना, उसके लिए ठीक हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है बिग नो हो सकता है, तो कहीं ना कहीं बाउंडेड रैशनैलिटी है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स which impact our rationality. Decision maker neither perceive all alternative non consequences, इसीलिए ये partial लॉजिकल है। आपको समझ में आ गया बाउंडेड रैशनैलिटी? अगर क्वेश्चन आएगा बाउंडेड रैशनैलिटी कॉन्सेप्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय हर्बर्ट साइमन, ठीक है। फिर उसके बाद है गोल सेटिंग थ्योरी, ये ना सायट एंड मार्च बोले थे, ठीक है। बिहेवियरल थ्योरी ऑफ गोल सेटिंग, जहां गोल सेटिंग दिखे वहां पे सायट एंड मार्च मार्च आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये बोलते हैं ना कि जो डिसीजन मेकिंग है या जो गोल सेटिंग है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। यहाँ पे ना कुछ लोग ना कोरिलेशन बनाते हैं एंड जो सुपीरियर कोरिलेशन है, मतलब जो एकदम सुपरा कोरिलेशन बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकर को इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड जो छोटे वाले कोरिलेशन ग्रुप है उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं थ्रू साइड पेमेंट, या तो उनको थोड़ा पावर दे दिया या कुछ दे दिया, फिर वो एक आपका बनता है गोल, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि कोरिलेशन जो है ना उसका इंपैक्ट या इन्फ्लुएंस है गोल सेटिंग में, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इज अ कोरिलेशन प्रोसेस, ठीक है। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इज कोरिलेशन ऑफ वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप, ये मैनेजर हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, शेयर होल्डर हो सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप वैल्यूज प्रेफरेंस हो सकते हैं, मेकिंग डिसीजन अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। गोल सेटिंग इज अ डायनामिक नॉट स्टैटिक, ये होता है गोल सेटिंग एक ना स्टैटिक नहीं है कि हाँ आए हम और गोल सेट कर दिए, डायनेमिक है क्योंकि वेरियस प्लेयर्स आर देयर, ठीक है। दिस ग्रुप reconcile, negotiate and bargain by side payment, जो मैंने आपको बताया। It brings to the sequential attention to the goal which are more important to the which are taken first। वो क्या करता है कि ये जो कोरिलेशन ग्रुप है ना वो बताता है कि देयर आर सीरीज ऑफ गोल्स और उसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल है वो पहले लिया जाता है। एंड ये इंपॉर्टेंट गोल कैसे डिसाइड होगा? वो इन्फ्लुएंस ऑफ कोरिलेशन ग्रुप होता है। सिंस कंप्लीट अग्रीमेंट इज नॉट feasible, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डिसाइडेड बाय द कोरिलेशन ग्रुप, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जिसे हम लोग बोलते हैं नेगोशिएटेड जॉइंट प्रेफरेंस है या कॉम्प्रोमाइज वैल्यू सिस्टम है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके हम एक गोल पे आते हैं। डोमिनेंट कोरिलेशन ग्रेटर इन्फ्लुएंस एंड गोल सेटिंग in order to acceptance of a rewards to side payment, and correlation makes super correlation as owner and worker against the consumer। सिंपल सी बात है, आप समझ गए कि क्या है। एक ऑर्गेनाइजेशन कोरिलेशन ग्रुप है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है आपका, ठीक है। कोरिलेशन ग्रुप कहीं ना कहीं गोल सेटिंग को इन्फ्लुएंस करता है, साइड पेमेंट्स होते हैं, एक कॉमन नेगोशिएटेड प्रेफरेंस पे आते हैं, नेगोशिएटेड जॉइंट प्रेफरेंस पे आते हैं। तो दीज आर द की टर्म्स। तो गोल सेटिंग जो है वो साइट एंड मार्च ने डिस्कस किया था। इंडिविजुअल गोल वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। तो यहाँ पे ना चार पॉइंट ऑफ व्यू है आपके, किसके, जो गोल्स हैं। तो जो क्लासिकल व्यू है जो टेलर दिए थे, फेयोल दिए थे, वो बोले थे भाई देखो इंडिविजुअल गोल ऑर्गेनाइजेशनल गोल में ना कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऑर्गेनाइजेशन गोल को हम लोग आगे रखेंगे एंड इंडिविजुअल गोल को हम पीछे रखेंगे, सबऑर्डिनेट बना देंगे। दिस इज द क्लासिकल व्यू कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अगर है भी तो ऑर्गेनाइजेशन गोल को पहले रखेंगे, ठीक है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन प्रोपोनेंट, इनकम्पैटिबल है। ये जो प्रोपोनेंट है बोलते हैं कि भाई इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल ना इन कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एनिमी, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नॉट यूनिवर्सल। यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोपोनेंट में क्या बोलते हैं कि देखो इनकम्पैटिबल तो है इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। ये इनकम्पैटिबल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री इन ईच अदर नहीं है, जो कि ट्रेडिशनल या क्लासिकल व्यू बोल रहा था। ये बोलते हैं देखो सबको ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं आता है। अगर आप वो हायरार्की देखा जाए तो जहां पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टॉप पे आता है, वो बोलता है सबका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं हो सकता, किसी ना किसी का तो पैसा भी रहता होगा, ठीक है। तो मनी इज द ग्रेट मोटिवेटर, ये कहते हैं मनी ग्रेट मोटिवेटर होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन डिमांड्स द रिसोर्सेज परफॉर्मेंस इक्वल टू पेमेंट, वो वही बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जब कुछ पेमेंट कर रही है तो उतना वो क्या कंट्रीब्यूशन भी एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोपोनेंट ये बोले थे। पर्सनालिटी एडवोकेट क्या कहते हैं यहाँ पे? क्रिस आर्गस, ठीक है। क्रिस आर्गस बोलते हैं कि देखो फॉर्मल जो सेटअप है ना वो बच्चे टाइप के लोगों के लिए, इट इज फॉर द चाइल्ड, मैच्योर लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि क्या है ना, मैच्योर लोग जब ऐसे फॉर्मल सेटअप में जाते हैं ना तो वो स्पेशलाइजेशन जो मोनोटोनस हो जाता है, हायरार्की बॉसिज्म हो जाता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन टॉप डाउन अप्रोच हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उनको वो हैम्पर कर देता है। इसीलिए वो कहते हैं कि formal organization crushes the development of personality, formal organization is for unmature like child, ठीक है। पर्सनालिटी एडवोकेट यही करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज ब्लेम फॉर द इनकम्पैटिबिलिटी, वो कहते हैं देखो
क्लासिकल बोला कोई ये नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। दूसरा बोला कॉन्फ्लिक्ट तो है लेकिन उसको हटाया जा सकता है पैसे देके, सिर्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं है। तीसरा है पर्सनालिटी एडवोकेट। यहाँ पे तो क्रिस मेयर्स बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ही जिम्मेदार है इनकम्पैटिबिलिटी के लिए, क्योंकि क्या करता है, क्रश कर देता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्योंकि फॉर्मल जो सेटअप है वो मैच्योर लोगों के लिए नहीं है, अनमैच्योर लोगों के लिए है, ठीक है। फिर ह्यूमन वैल्यू रिलेशन है, ये एल्टन मेयो ने आपको हार्ट थ्रोन एक्सपेरिमेंट से बताया था। वो कहते हैं कि भाई ह्यूमन वैल्यू को ज्यादा प्रिजर्व करना चाहिए। अगर इनकॉन्ग्रुएंस है इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल में, तो आप सेटिस्फाई करो ह्यूमन नीड्स। जब ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाई करोगे तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगा। तो ये 4 प्रोपोनेंट है, ठीक है। अब आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ। अब तो है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट तो है, लेकिन आप इंटीग्रेट कैसे करोगे? इंटीग्रेट करेंगे इनकम्पैटिबिलिटी इन रियल एंड नेचुरल थ्रू प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल अडेप्टेशन, रेसिप्रोसिटी, साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट। एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पीएफ डगर का है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ्यूजन प्रोसेस है ईडब्ल्यू बके। ईडब्ल्यू बके क्या बोले थे? ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का चीज है? ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस, ठीक है। ईडब्ल्यू बके बोले थे ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस। तो ये क्या कहते हैं ना कि फ्यूजन प्रोसेस है भाई। हाँ, इंडिविजुअल गोल है, एक ऑर्गेनाइजेशन गोल है, लेकिन उन लोग को फ्यूज कराना है। कैसे कराना है? सोशलाइजेशन और पर्सनलाइजेशन। सोशलाइजेशन होगा इंडिविजुअल लेवल पे कि एक इंडिविजुअल को हम सोशलाइज कराएंगे, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में बताएंगे कि हाँ ये चीज है, और उसको अडॉप्ट करवाएंगे। वही सिमिलरली पर्सनलाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसको बताएंगे कि इंडिविजुअल के क्या नीड्स हैं, उसी को उसी तरह से उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। तो देयर आर टू प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, दैट इज सोशलाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन। ये डायग्राम आप बना सकता है। हाइयर द फ्यूजन स्कोर, बेटर विल बी द ईडब्ल्यू बके का है फ्यूजन प्रोसेस। फिर है इंड्यूसमेंट कंट्रीब्यूशन पैरिटी। ये मार्च एंड साइमन ने कहा था कि देखो, एक इंडिविजुअल क्यों इंड्यूस होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन? जब उसका कंट्रीब्यूशन कम हो, और सॉरी उसका कंट्रीब्यूशन कम हो, इंड्यूसमेंट ज्यादा हो। अब अपने तरीके से सोचो, ऐसे मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, या मैं एक एम्प्लॉय हूँ। मुझे फायदा तब नजर आएगा ना कि मैं थोड़ा सा एफर्ट करी और मुझे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, तो मैं उस टाइप का काम करूंगी। वाइल ऑन दी अदर हैंड ऑर्गेनाइजेशन वैसे करेगा कि जहां कम देना पड़ रहा है और फायदा ज्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है, फायदा कम देना पड़ रहा है और उसको फायदा ज्यादा हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को compete करेंगे कि भाई हम ज्यादा पैसा चाहेंगे कम काम करके, वो ज्यादा काम लेना चाहेगा कम पैसा करके। तो यही है कि एक दूसरे को ये इंड्यूसमेंट कंट्रीब्यूशन पैरिटी मेंटेन करके ये ऑर्गेनाइजेशन चलता है, इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल को बैलेंस करता है। थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम भी समवॉट ये इंड्यूसमेंट एंड कंट्रीब्यूशन का पैरिटी के बारे में बात करता है। ये बर्नार्ड एंड साइमन ने कहा था, ठीक है। समझ में आ गया कि फ्यूजन कैसे करेंगे? एक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, फ्यूजन प्रोसेस बाय ईडब्ल्यू बके है, फिर इंड्यूसमेंट कंट्रीब्यूशन साइमन एंड सॉरी मार्च एंड साइमन है, एंड थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम बर्नार्ड एंड साइमन है। वेरियस टाइप ऑफ गोल है, प्राइमरी गोल है, सेकेंडरी गोल है, डायरेक्टिव डेरिवेटिव गोल है, टाइम चेन ऑफ गोल है, मल्टीपल गोल है। आप इसे पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। प्राइमरी गोल इट इज अ फाउंडिंग द लाइट स्टोन है, ठीक है, बेसिक ऑफ डेस्टिनेशन है, जैसे एजुकेशन का एजुकेशन प्रोवाइड, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है। लेकिन प्राइमरी गोल का ना कभी कभी डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। सेकेंडरी गोल क्या है? सेकेंडरी गोल वो गोल है जो प्राइमरी गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी गोल इज ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव। अब क्या है कि अब प्राइमरी गोल पे हम कैसे पहुंचेंगे, तो उसके छोटे छोटे स्टेप्स हैं, और वही छोटे छोटे स्टेप्स जो टारगेट्स हैं वो हमारे सेकेंडरी गोल है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन लाना है, बट कैसे लाना है? डिसिप्लिन के थ्रू लाना है, तो ये हमारा सेकेंडरी गोल है। गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन लाना है तो सेक्युलरिज्म के थ्रू या गुड गवर्नेंस, ये हमारा सेकेंडरी गोल है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट कमाना है, तो कैसे कमाना है? आपका आपका मार्केट सेल्स बढ़ा के कराना है या प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ा के, दैट इज अ सेकेंडरी। तो पीजी कैन नॉट बी ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, हेल्प्स इन ऑपरेशन डिजाइन एंड मीन्स टू अचीव द एंड। मतलब इट इज अ मीन, सेकेंडरी गोल इज अ मीन्स टू अचीव द प्राइमरी गोल। कभी कभी हम डेरिवेटिव गोल्स भी बोलते हैं, डेरिवेटिव गोल्स को हम सेकेंडरी गोल कहते हैं, विच इज डिराइव फ्रॉम प्राइमरी गोल। एग्जाम्पल मार्केट शेयर बढ़ाना, तो क्या करेंगे? प्रोडक्ट क्वालिटी पे एनहांस करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, प्राइसिंग करेंगे। तो समझ में आएगा, प्राइमरी इज द लाइट हाउस और द कॉर्नर, एंड सेकेंडरी गोल्स आर द गोल्स विच हेल्प टू अचीव अस आर प्राइमरी गोल, ठीक है। अब मल्टीपल गोल है। मल्टीपल गोल क्या है? रेफर एज अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ द गोल्स और द मल्टीपल इंटरेस्ट सर्व इन ऑर्गेनाइजेशन, वेल डिफाइंड सिंगल गोल नथिंग। A well defined single goal is nothing but a multiple goal. Multiple ideas and scheme है, multiple goal perform coordinating role है। तो सिंपल सी बात है, पीटर डकर बोलते हैं गोल्स आर नीडेड इन ऑल की एक्टिविटीज of any organization where performance is necessary for survival and success. मल्टीपल गोल कुछ भी नहीं है, वेल डिफाइंड प्राइमरी गोल इज मल्टीपल गोल, ठीक है, या सिंगल गोल, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं, मल्टीपल गोल ऑर्गेनाइजेशन इज मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। क्यों भाई? एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस है, कंटिन्यूएंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है,
इजी टू स्टैब्लिशमेंट है, इजी टू बिल्ड मोरल है एंड टेक मोर स्टेप है। आप ऐसे समझो ना कि जिसका मल्टीपल गोल है। अब एक टाटा, टाटा इतना सक्सेसफुल क्यों है? उसका तो एक मोटिव नहीं है ना प्रॉफिट, वो कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉय को ध्यान में रखता है, कहीं ना कहीं वो सोशल सर्विस करता है। तो बहुत सारे मल्टीपल गोल हैं उसको, जो कि हेल्प करता है एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में। इसीलिए कहा जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास मल्टीपल गोल है वो ज्यादा इफेक्टिवली और ज्यादा सर्वाइव करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अडेप्टेबिलिटी होती है चेंज करने के लिए। सपोजिटली अगर आपके पास मल्टीपल गोल नहीं है, अगर आप ग्रीन क्लाइमेट के बारे में अभी, अब आप ग्रीन पॉलिसीज के बारे में आप अडॉप्ट नहीं करोगे, ठीक है, आप एक सिंगल गोल पे अटैच रहोगे, तो कहीं ना कहीं आपका मार्केट शेयर तो गिर ही जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं ग्रीन पॉलिसी, ग्रीन कंपनी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होल्ड करेगी। तो कहीं ना कहीं आपका मल्टीपल गोल आपको हेल्प करता है अडेप्ट बनने में, मल्टीपल स्टेक होल्डर को खुश रखने में, जो कि बहुत ही जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, लिमिटेशन हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रायोरिटी होता है, जैसे शेयर होल्डर है वो ईपीएस डीपीएस है वर्कर पे के लिए। तो वही चीज है, स्ट्रेन्ड पर्सनल कैसे हो सकता है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल बता दे कि देयर शुड बी डिस्टिंक्शन बिटवीन थिंकिंग एंड डूइंग। क्या होता है कि आजकल ना एक आदमी पे बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया जाता है। नॉलेज तो टीचर के पास भी है, एक रिसर्चर के पास भी है, लेकिन दोनों का जॉब तो अलग अलग है। इसीलिए ये डिस्टिंग्विश करना बहुत ही जरूरी है कि थिंकिंग एंड डूइंग बोथ शुड बी सेपरेटेड। थिंकिंग का काम अलग दे दो और इंप्लीमेंट करने का काम अलग दे दो। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का अपना एक नेगेटिव भी है। अब आते हैं एंड वर्ड। एंड मींस चेन होता है। एंड मींस चेंज कुछ नहीं होता है, ये बोलता है ना कि जो फ्लो ऑफ गोल है ना, टॉप मैनेजमेंट टू मिडिल मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट टू वर्कर फ्लो करता है। एंड फ्लो ऑफ आपका मीन्स है, ये फ्लो ऑफ गोल्स है, फ्लो ऑफ मीन्स है, ये टारगेटेड वर्कर है, डिपार्टमेंट है, डिवीजन है, ऑर्गेनाइजेशन गोल है। आप जानते हो कि ऊपर से कुछ डिसाइड होता है कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है और सेल्स का बढ़ाना है, वो ऊपर से नीचे, लेकिन काम एटलीस्ट कौन करते हैं? मीन्स कौन प्रोवाइड करता है? नीचे से ऊपर जाता है। तो ये यही बात बोलता है एंड वर्स। एंड मीन्स चेंज जो है रॉबर्ट माइकल का है। इट इज अ ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ गोल सेटिंग। ईएमसी इज अ वर्टिकल नेट ऑफ गोल्स एंड मीन्स, डाउनवर्ड फ्लो ऑफ गोल्स एंड अपवर्ड फ्लो ऑफ मीन्स। ये डायग्राम आप इंपॉर्टेंट रखना। ईएमसी वन वे ऑफ गोल सेटिंग का भी है। ठीक है, यहाँ पे पिरामिड ऑफ ईएमसी है। सिग्निफिकेंस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वर्टिकल है, टॉप डाउन है, हॉरिजॉन्टल में भी कैसे बात करेंगे एक दूसरे से, ये भी सेट करता है। गोल क्लैरिटी एंड सब यूनिट है। सब यूनिट का क्या है ना, क्लैरिटी रहता है कि आपको क्या क्या करना रहता है एंड मींस चेन में। ठीक है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कहीं ना कहीं यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है। टॉप मैनेजमेंट बोलता है मिडिल मैनेजमेंट का ये काम है, मिडिल मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट को बोलता है आपका ये काम है, एंड लोअर मैनेजमेंट फोर्स ही करता है कि वर्कर का क्या काम है। और जब आपको आपका रोल डिफाइन होता है, आपको ऑब्जेक्टिव पता है, आपको जब दिमाग आप जब गोल अचीव कर ले, तो कहीं ना कहीं वो आपका मोटिवेशन बढ़ाता है। लेकिन कुछ कुछ क्रिटिसिज्म भी है आपका ईएमसी का। इम्पॉसिबल टू अटेन परफेक्ट इंटीग्रेशन। जो ईएमसी सोचता है कि देयर शुड बी परफेक्ट इंटीग्रेशन बिटवीन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वो नहीं हो पाता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्सनल व्यू है, बायस है, सब ऑप्टिमाइज ऑफ ईएमसी है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जब डिसीजन लिया जाता है ऊपर से नीचे तक, कहीं ना कहीं हमारा इंटरनल बायसेस रहता है उसमें, जो कि हमारे गोल्स को इम्पैक्ट करता है। सब यूनिट जो है ना मे नॉट अफेक्ट द सुपरा गोल इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्योंकि देखो गोल ऊपर से नीचे तक जा रहा है, तो अब अगर नीचे वाला काम करता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता है जो गोल के प्रति क्या बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। हम सपोजिटली सब यूनिट में दे रहे हैं 10, लेकिन उसका ऊपर गोल में जा रहा है 1 यूनिट। ऐसे समझो, मैं यूनिट वाइज में आपको बता दी। तो हाउ टू मेक ईएमसी इफेक्टिव? ट्रेडिशनल व्यू है, रैशनल, हैज लिमिटेड डायनामिक है, एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ला दो, वर्कर पार्टिसिपेशन ला दो, सुटेबल लीडरशिप ला दो, टाइमली रिवीजन ऑफ आपका ये ईएमसी का जो चेन है वो ये कर दो। ठीक है, बेसिकली आपको बस ये समझना, गोल सेटिंग में अगर कुछ भी आपको वे फॉरवर्ड लिखना है तो टाइमली रिव्यू हो जाओ, वर्कर्स पार्टिसिपेशन कर दो या डिफरेंट स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन कर दो, चेंज के साथ मैनेज कर दो, एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ला दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना, सुटेबल लीडरशिप ला दो। तो ये सारी चीजें आप गोल वाले आंसर में कभी भी लिख सकते हो। गोल चेंजेस क्या होता है? चेंज इज अ नेचुरल, ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एक्सेप्शन। गोल चेंज रेफर टू द पीरियोडिक कंटिन्यूअस री-इवैल्यूएशन ऑफ द गोल प्रायोरिटाइज ओवर द टाइम। वही सेम चीज बोल रहा है कि चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट। तो आपको अपने गोल को चेंज करना होगा। जैसे मैं बता रही थी कि भाई ग्रीन पॉलिसीज आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज बिकमिंग अ रियल थिंग। आपको ग्रीन पॉलिसी या ग्रीन वे ऑफ वर्किंग आपको अपने ये में ऑर्गेनाइजेशन में लाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सर्वाइव फ्यूचर पॉलिसीज। ठीक है, क्यों जरूरी है? एस्पिरेशन लेवल ऑफ मैनेजर चेंज है, हैपनिंग इन द क्राइसिस। जैसे कि सत्यम था, पहले गोल प्रॉफिट था, लेकिन फिर गोल ऑफ सर्वाइवल हो गया। चेंज इन इकोनॉमिक हो गया, टेक्निकल सोशल या पॉलिटिकल चेंज हो गया, डिमांड फ्रॉम द कोएलिशन ग्रुप। तो देयर कुड बी वेरियस रीजन फॉर गोल चेंजेस। ठीक है, दो चीज होता है, गोल सक्सेशन होता है, गोल डिस्प्लेसमेंट होता है। गोल डिस्प्लेसमेंट ही
गोल डिस्टॉर्शन के सीन में चेंज हो जाता है। देखो जो गोल सक्सेशन है ना वो ऑफिशियल होता है एंड गोल डिस्प्लेसमेंट वो अनऑफिशियली होता है। गोल सक्सेशन तब होता है कि या तो आप एक गोल अचीव कर लिए या वो गोल ना रिडंडेंट हो गया, तब आती है कंपनी खुद ही से बोलती है कि ये गोल हटाओ और ये गोल लाओ, दिस वुड बी आवर न्यू गोल। जैसे कि पहले रेड क्रॉस जो था ना वो वॉर रिडन एरिया को ही सर्विस प्रोवाइड करता था, लेकिन अब रेड क्रॉस हेल्थ पे अपना पॉलिसीज बनाता है। पहले गैट्स था जो कि एडहॉक बेसिस पे काम करता था, लेकिन फिर उसको 1995 या 1 में या 4 में सॉरी डब्ल्यूटीओ में कन्वर्ट कर दिया, आईएमएफ में। तो वो गोल चेंज होते रहता है। क्यों जरूरत है गोल सक्सेशन? अवॉइड इरेलेवेंसी। लाइक सपोजिटली एक कंपनी थी तो वो BS4 में पहले गाड़ियां बनाती थी, तो लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम BS4 में नहीं BS6 में डायरेक्ट शिफ्ट करेंगे। तो अगर वो BS4 ही बनाएगी तो सरवाइव नहीं कर पाएगी ना, उसे BS6 स्टैंडर्ड की गाड़ियां बनानी पड़ेगी। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को अगर ग्रो करना है, ग्रोथ करवाना है तो चेंज जरूरी है। अवॉइड इकोनॉमिक लॉसेस, क्योंकि कहीं ना कहीं सिनेरियो सिचुएशन चेंज होते रहती है तो इकोनॉमिक लॉस को भी हेल्प करती है। अवॉइडिंग डेंजर, डेंजर मतलब वही है कि अगर कुछ ऐसा ग्रीन एनवायरमेंटल आपका कंप्लायंस आ गया, आप नहीं कर रहे हो तो आप पे लिटिगेशन हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये अवॉइड डेंजर करने के लिए कॉजेज ऑफ गोल सक्सेशन यही है। एस्पिरेशन ऑफ मैनेजर, ये सेम चीज इसमें आ जाएगी। अब आते हैं गोल डिस्प्लेसमेंट। गोल डिस्प्लेसमेंट क्या कहती है कि न्यू गोल हैव बीन डेवलप कंप्लीटली डिसरिगार्डिंग टू द ऑफिशियल। यहाँ पे तब होता है जब इंडिविजुअल गोल बिकम्स ग्रेटर देन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। गोल डिस्टॉर्शन इज अ सिचुएशन वेयर misunderstanding and misapplication of stated goal. When the goal are distorted at an extreme level, then the organization forced to displace them. कहीं ना कहीं जब इंटरनली इतना ज्यादा ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, तो कंपनी को मजबूरन गोल को डिस्प्लेस करने पड़ती है। ईएमसी इज रिवर्स, जो ये एंड मींस चेन है ना वो रिवर्स हो जाता है। एंड बिकम्स द सर्वेंट एंड मींस बिकम द मास्टर। वही ट्रैफिक पुलिस वाला आप समझ लो, ठीक है। एग्जाम्पल, why EMC is reverse या major reason, organization distance among the member due to tall hierarchy। आपको पता है टॉल हायरार्की वही ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है, तो कभी कभी वो क्या है ना ग्राउंड रियलिटी से हट जाती है, इसीलिए गोल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद है सब यूनिट गोल इंटरनलाइजेशन, मतलब सब यूनिट ना वो छोड़ देता है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट मान लेता है और यहीं पे इंडिविजुअल गोल है। अब सपोजिटली मैनेजर है तो मैनेजर क्या करेगा, अपने वर्कर जो उसके अंदर सबॉर्डिनेट्स है उसको अपने तरफ कर लेगा और वो बोलेगा छोड़ो, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो, ये करो वो करो। तो कहीं ना कहीं ये जो सब यूनिट इंटरनलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। ओवर कमिटमेंट है, ओवर कमिटमेंट वही है ट्रैफिक पुलिस वाला। यहाँ पे इंडिविजुअल गोल एक्सीड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। वो ओवर कमिटमेंट है कि भाई हमको तो ट्रैफिक कंप्लायंस कराना है लेकिन पैसा भी कमाना है, तो पैसे कमाने लगता है, कंप्लायंस गया मतलब कंप्लायंस नहीं करवा पाता है। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, आपको पता होगा आइलैंड ऑफ ओलिगार्की क्या होता है। जो पावरफुल पीपल होते हैं वो अपने तरीके से अपने पे मोड़ लेते हैं गोल्स को रिमेन पावरफुल। पावरफुल पर्सन ट्विस्ट द गोल्स टू रिमेन इन पावरफुल, वही है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है। आपको पता है पावर ऐसी चीज है जो कोई जाने नहीं देना चाहता है, इसीलिए वो पावर को ऐसे मोल्ड कर लेंगे कि गोल्स को अपने तरफ मोल्ड कर लेंगे कि वो हमेशा पावरफुल रहे, ठीक है। सॉरी। प्रिवेंटिंग एंड चेकिंग गोल डिस्प्लेसमेंट, वही एडिक्वेट डेफिनेशन है। ईएमसी को क्लियर गोल ये करना है, प्रिवेंशन ऑफ पावर है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, टाइमली रिव्यू है, वर्कर्स कमिटमेंट वाया मैनेजमेंट वाया ऑब्जेक्टिव है, एंड पार्टिसिपेशन है। देयर इज अ ऑफिशियल गोल एंड ऑपरेटिव गोल। देखिए चार्ल्स पैरो बोलते हैं ऑफिशियल गोल इज अ जनरल पर्पस गोल, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट। एंड ऑपरेटिव गोल जब इसे ऑपरेशनलाइज कर देते हैं ना ऑफिशियल गोल को, उसे ही ऑपरेटिव गोल है। आप इसे अपने से रीड कर लेना, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन गोल, वो अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है जैसे न्यू टेक्नोलॉजी, मार्केट, फाइनेंसर एंड टैलेंट। चैलेंजेस भी प्रोवाइड करता है, न्यू डिमांड, कॉम्पिटिटर, प्रोडक्ट क्वालिटी। थ्रेट्स भी प्रोवाइड करता है, चेंज इन लॉ, रेवोल्यूशनरी चेंज बाय द पीपल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। स्ट्रैटेजीज टू डील विद द न्यू एनवायरनमेंट, अवॉइड करना। अब जैसे कि जब जियो आया था तो एयरटेल ने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया था, अपना भी पैकेज है ना जैसे कि जो डेटा पैक है उसका रिड्यूस नहीं किया था। फिर कंपीटिंग बाद में फिर एयरटेल ने जियो ने compete करने लगा, बार्गेनिंग एक दूसरे से वो बार्गेन करेंगे। कोरिलेशन फ्रॉम आइडिया एंड वोडाफोन मर्ज कर लिए, कोऑप्टेशन, एब्जॉर्बिंग और टेकिंग इनटू कॉन्फिडेंस ऑफ न्यू ईयर। अब सपोजिटली एक है, अब एम्प्लॉय रेज कर रहे हैं अपना वॉइस कि नहीं भाई हमारा तो कोई सुनता ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उसको अडॉप्ट करने के लिए, अब्सॉर्ब करने के लिए एक डायरेक्टर एम्प्लॉय के बीच से बना देंगे, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर देंगे। दैट इज को ऑप्टेशन, ठीक है। गोल एक्सपेंशन आपको पता है चेंज करने के लिए, मीट करने, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सर्कमस्टांसेस है, ठीक है। एक्सपेंशन नेम से ही पता लग रहा है कि आप एक्सपैंड करोगे। अब ऑर्गेनाइजेशन लाइक इन्फोसिस या टाटा है, वो गोल एक्सपैंड करते रहते हैं, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अभी रिसेंटली आप देखना एचडीएफसी लिमिटेड जो है वो एचडीएफसी बैंक के साथ मर्ज करके वो फोर्थ लार्जेस्ट बैंक बन गया है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपैंड कर रहा है, अपना गोल को एक्सपैंड कर रहा है इस वजह से, ठीक है।
मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है, इट इज propounded by Peter F. Drucker. MBO is the greatest managerial innovation, a new philosophy of participation based on managing. Suggests that the objective should not be imposed on a subordinate but should be decided collectively by concerned management. टॉप डाउन अप्रोच नहीं होना चाहिए बल्कि एक कोलैबोरेटिव अप्रोच होना चाहिए जहां पे कि वर्कर्स हैं वो पार्टिसिपेट करें. जब हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन भी पढ़ेंगे ना तो वहां वर्कर्स पार्टिसिपेशन बनाएंगे कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है. सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव भी यही बता रहा है कि रादर देन टॉप डाउन व्यू हम लोग को कोलैबोरेशन के प्रति जाना चाहिए. ठीक है. ओवरकम क्यों? वन वे ऑफ टॉप डाउन अप्रोच, इम्पोज इम्प्लीमेंटेशन, सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस, डिले परफॉर्मेंस. ठीक है. तो ये हो गया मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ प्रोसेस वेयर बाय सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली डिफाइन द कॉमन गोल. ठीक है. Define each individual responsibility in terms of result expected from he'll use measure as a guide to gauge the contribution. So MBO is also introduced the SMART methodology that is specific, measurable, achievable, realistic and time related. वही है कि आप डिफाइन करो सेटिंग ऑफ ऑर्गेनाइज, कैस्केड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉय, एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ गोल सेटिंग, मॉनिटर प्रोग्रेस, इवेल्युएट रिवॉर्ड एंड रिपीट द साइकिल. तो ठीक है, ये स्मार्ट है. तो बेसिकली समझो कि एम्प्लॉय को वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि तुम्हारा क्या रोल है, मेरा क्या रोल है, तुम कैसे अचीव करोगे, मैं कैसे अचीव करूंगा, और उसको मेजर करने की क्या गाइड है, फिर यही साइकिल को रिपीट करना. दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. ट्रेडिशनल था मैनेजमेंट बाय कंट्रोल, टॉप डाउन, मैंने ऑर्डर दे दिया तो तुम्हें ये करना है. दैट वाज मैनेजमेंट बाय कंट्रोल. ठीक है. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑब्वियसली होंगे इसमें. क्या है एडवांटेजेस? क्लियर गोल है, स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोल है, ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन है, मोटिवेशन फैक्टर है, बेटर मोरल है एंड मैक्सिमम रिजल्ट है. अब क्या डिसएडवांटेज है? सबऑर्डिनेट प्रॉब्लम है, गोल सेटिंग प्रॉब्लम है. अब भाई बैठ तो गए साथ में लेकिन एक कंसेंसस बिल्ड करने के लिए तो टाइम लगेगा. प्रॉपर पेपर वर्क चाहिए, डेवलप कॉन्फ्लिक्टिव ऑब्जेक्टिव है, लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी है, टाइम कंज्यूमिंग है. एक साथ बैठेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम करेंगे. डिस्पाइट ऑफ दिस फेनोमेना पॉपुलरली एमबीओ हैज नॉट लिव्ड अप टू द प्रॉमिस ऑफ मोर इफेक्टिव एचआरएम. ठीक है. ये कहा है, ये डिसएडवांटेज है आप जब लॉन्ग आंसर लिख रहे हो. तो बेसिकली कुछ एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है. ठीक है. तो ये हो गया हमारा गोल सेटिंग का चैप्टर. और हम फिर नेक्स्ट डील करेंगे ये वर्किंग कैपिटल या कॉस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में डील करेंगे. हमारा नेक्स्ट क्लास उसी पे होगा. टिल देन स्टे ट्यून्ड.